हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्वांटम केमिस्ट्री का आज ये दूसरा लेक्चर है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और यहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा साइंटिस्ट थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई और किस तरह से इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जहां पे एक और हम लोग बोल सकते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक और बार हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया। तो समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले हम लोग एक ब्लैक बॉडी को समझेंगे, क्या है ब्लैक बॉडी। उसके बाद हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के लॉस के बारे में। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे आप विजिबल लाइट डालते हैं तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। विजिबल लाइट में से मान लीजिए आपका रेड कलर की लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का दिखाई देगा, आपका रेड कलर का दिखाई देगा। अगर इसी तरह से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर विजिबल लाइट डालते हैं, अगर ये ग्रीन लाइट को अगर रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और इसी तरह से तीसरा हम लोग ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे विजिबल लाइट डाल रहे हैं और यहाँ पे सारी की सारी लाइट क्या हो रही है, आपका रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से कलर का दिखाई देगा, व्हाइट कलर का। इसी तरह से मान लीजिए एक फोर्थ ऑब्जेक्ट है जो क्या करे, जिसपे हम लोग अगर विजिबल लाइट डालते हैं, अगर ये विजिबल लाइट को क्या करे, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, तब ये कौन से कलर का दिखाई देगा दोस्तों, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो ये चार डिफरेंट बॉडीज हैं, या आप बोल सकते हैं चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कलर आ रहा है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, और हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू कंप्लीट रिफ्लेक्शन और ड्यू टू कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कई सारी ऑब्जेक्ट हैं जिनका कलर आता है ड्यू टू इट्स वार्मनेस, हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स वार्म कंडीशन। तो हम जैसे हम कोई अगर चीज है, अगर वो बहुत गर्म है, उसकी वजह से वहां से जो रेडिएशन इमिट होता है उसकी वजह से भी उसका क्या आता है, कलर आता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, अगर आप उसको हीट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए आपके पास एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे क्या हो रहा है, पहले रेड कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और भी ज्यादा हीट कर रहे हैं तो ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, और भी ज्यादा हीट कर रहे हैं तो ये किस कलर में आ रहा है, आपका ब्लू कलर में आ रहा है। कलर आप समझ गए होंगे कि दो तरह से आ रहा है। एक तो आ रहा है कि जब आप विजिबल लाइट को आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है कि कलर आ रहा है आपका अलग अलग टेम्परेचर पे जब आपका ऑब्जेक्ट है, जिससे क्या हो रहा है, आपका रेडिएशन इमिट हो रहा है, उस रेडिएशन की वजह से उसका क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, रेड से हमारा जो कलर है वो किसकी तरफ टर्न हो रहा है, ब्लू की ओर टर्न हो। तो इसका हम लोग बोलते हैं कि वेवलेंथ क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, या हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कलर को क्यों इमिट करते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये कलर इमिट क्यों हो रहा है। तो जैसे जैसे आप दोस्तों हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से क्या होता है, जो एटम है, एटम्स में जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक तरह से चार्ज पार्टिकल है। तो ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रेंज में, इसलिए ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है ये ही क्या कर रहा है, आपका कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इट बिकॉज इट इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द विजिबल रेंज। ओके, तो ध्यान रखिए आपका कि क्या हो रहा है, आपका ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, रेडिएशन इमिट हो रहा है। जब हम एक ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी क्या है दोस्तों, ब्लैक बॉडी हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो क्या करे, आपका कंप्लीटली क्या करे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और क्या करे, रीमिट करे ऑल द वेवलेंथ्स को। तो एब्जॉर्ब 100% एब्जॉर्प्शन की बात करें और 100% क्या बोल रहे हैं, इमिशन की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग इमिशन की बात कर रहे हैं, देखिए तो अगर कोई भी आपके पास मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर आपके पास क्या है, कोई एक ब्लैक बॉडी है, ओके, तो ब्लैक बॉडी मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, 100% रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर मान लीजिए ये ब्लैक बॉडी आपकी जो इन्वायरमेंट है या सराउंडिंग है, अगर उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये क्या करेगा, 100% जो भी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की ये क्या भी करेगा, इमिट भी करेगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग ब्लैक बॉडी।
और ये जो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में जो इसमें से रेडिएशन इमिट हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर आपका रेडिएशन इमिट हो रहा है, तो उस समय आप अगर इंटेंसिटी वर्सेस जो इमिटेड रेडिएशन है, अगर इसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ को लेकर अगर आप प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह का प्लॉट आता है। तो ये जो प्लॉट है आपका इंटेंसिटी वर्सेस क्या वेवलेंथ, या बोल सकता है फ्रीक्वेंसी, या कभी कभी आप इंटेंसिटी की जगह आप एनर्जी डेंसिटी भी यूज करते हैं, तो इस प्लॉट को आपका बोलते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या है। और यहां पे हम लोग मेनली बात कर रहे हैं किसकी, थर्मल इक्विलिब्रियम की। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा की। मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो भी ब्लैक बॉडी, जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक बॉडी से निकलने वाला जो रेडिएशन है इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये जो रेडिएशन यहां से इमिट हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दोस्तों प्लॉट किया गया एट डिफरेंट थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए आपका एक आपने इस बॉडी को 2000 केल्विन पे आपने रखा और इसके बीच में आपने प्लॉट, तो आपको मिला कुछ इस तरह से। तो फिर आपने इस बॉडी का टेम्परेचर आपने 3000 पे इक्विलिब्रियम पे रखा और इससे निकलने वाले रेडिएशन को आपने प्लॉट किया, तो इस तरह से आपको मिला प्लॉट। मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपका लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब क्या, धीरे धीरे हायर एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। तो यहाँ पे आप कर्व से भी देख सकते हैं, ये 2000 केल्विन पे आपका प्लॉट किया गया, ये 3000 केल्विन पे आपका प्लॉट किया गया, और ये 4000 केल्विन पे प्लॉट किया गया, ये 5000 केल्विन पे प्लॉट किया। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आपका इंटेंसिटी देखिए इंक्रीज हो रही है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। और क्या हो रहा है, धीरे धीरे किस ओर शिफ्ट हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इससे रिलेटेड, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे लॉ आए। जैसे मान लीजिए आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आया, उसके बाद फाइनली इसको जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो अप्रोच था वो रेलेजीन्स लॉ, जिसने एक्सप्लेन किया कि क्या आना चाहिए था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, और फाइनली इसको प्लैंक ने किस तरह से सॉल्व किया कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसको इन्होंने फिट किया किससे, अपने फॉर्मूले से। सबसे पहला लॉ आया दोस्तों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने बोला दोस्तों, जो इमिटेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो क्या करती है, आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कितने पावर पे डिपेंड करती है, फोर्थ पावर पे डिपेंड करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कैसे डिपेंड कर रही है, आपका फोर्थ पावर पे डिपेंड कर रही है। अगर आप टेम्परेचर को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 2000 केल्विन से अगर आप 4000 केल्विन पे जाएंगे, तो इंटेंसिटी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, आपका 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 2 टू दी पावर क्या आपका 4 है। 1879 में दिया गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लॉ था दोस्तों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन्होंने क्या बोला, लैम्डा एम इंटू जो टी है, ये क्या आएगा आपका दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। लैम्डा एम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये आप समझ रहे होंगे, ये है आपका लैम्डा एम। इसके लिए, इस कर्व के लिए ये लैम्डा एम है, इस कर्व के लिए ये क्या है आपका लैम्डा एम है, और इस कर्व के लिए ये लैम्डा एम है, लैम्डा एम। और आप देखे होंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये प्लॉट किए गए, जैसे लैम्डा एम इंटू जैसे 2000 अगर करोगे ये कांस्टेंट आएगा, इसी तरह से लैम्डा एम इंटू 3000 पे ये आ गया, एक कांस्टेंट नंबर देगा। तो ये था दोस्तों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से कौन सी रेडिएशन इमिट हो रही है, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस है, और हमें पता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। हमारी बॉडी हम लोग एक तरह से ब्लैक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या है सराउंडिंग के साथ क्या है इक्विलिब्रियम में है हमारी बॉडी। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू इन्होंने दी थी, तो यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया लैम्डा एम कांस्टेंट अपॉन टी से। तो इससे कैलकुलेट करने पे पता चला कि जो वेवलेंथ आ रही है वो किस रीजन में आ रही है, IR रीजन में आ रही है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का अगर कलर देख के आप बता सकते हैं कि उनका टेम्परेचर क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका इस कलर का रेड कलर का, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा एम इंटू टी से। तो 3400 केल्विन है। इसी तरह से ये येलो कलर में, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें पता है मैक्सिमम वेवलेंथ, और तो इससे हम लोग इस ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है और किस तरह से इसको शॉर्ट आउट किया गया। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये आपका 3000 केल्विन पे, ये आपका 4000 केल्विन पे और ये आपका 5000 केल्विन पे। इन सारे स्पेक्ट्रम में एक चीज कॉमन है, जब आप लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर रहे हैं या बोल सकते हैं आप हायर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इमिटेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो क्या होना शुरू हो गई है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो इंटेंसिटी, जो इमिटेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है या बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी है, वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है जैसे आप लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर रहे हैं या आप बोल सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। रेले जीन्स ने क्या किया, रेले जीन्स ने क्लासिकल अप्रोच को लेके एक इक्वेशन डिराइव की। ये इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या बताया कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू स्क्वायर के। एनर्जी डेंसिटी क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, न्यू स्क्वायर के। या आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी जो है वो आपका किस पे डिपेंड कर रही है, न्यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी, जो इमीडिएट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होना चाहिए आपका, इंक्रीज होना चाहिए। ये सारा का सारा जो इन्होंने डिराइव किया वो किसको लेकर डिराइव किया, क्लासिकल अप्रोच को लेकर डिराइव किया, क्लासिकल अप्रोच को लेके। तो इन्होंने बताया कि जो ऑसिलेटर हैं दे कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये सब लेके उन्होंने डिराइव किया और ये पाया कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, न्यू स्क्वायर के। एज पर दिस थ्योरी, तो क्या होना चाहिए था आपका, कंटिन्यूअसली जो आपका रेडिएशन इंटेंसिटी है, तो जैसे जैसे आप लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होनी चाहिए थी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करती, तो ये जो रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है ये कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या आना चाहिए था आपका, कैटास्ट्रोफा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो रेलेजीन्स लॉ आप देख रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी पे ये क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल कर्व को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी की ओर मूव कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या करने लग गया है, डिविएट करने लग रहा है। और यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म पे भी आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे आप वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं या आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या कर रहे हैं, डिविएट कर रहे हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया किसने, प्लैंक ने। तो प्लैंक ने क्या बोला, प्लैंक ने बोला कि जो ऑसिलेटर्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑसिलेशन की वजह से ही क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये जो ऑसिलेटर्स हैं ये क्या होते हैं, इनकी एनर्जी क्या रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स हैं वो क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। वो आएगी आपका किस फॉर्म में, NH न्यू, या तो वो 1H न्यू के फॉर्म में आएगी, या 2H न्यू, या 3H न्यू, या 4H न्यू। दे कैन नॉट टेक एनी आर्बिट्री वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1.1H न्यू को ले ले या 1.2H न्यू आ जाए, वो आएगा फोटोन के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। इसी चीज को लेके इन्होंने क्या किया, इक्वेशन डिराइव की, इन्होंने जस्ट मॉडिफाई किया और इस तरह से इनकी इक्वेशन डिराइव हुई। और ये इक्वेशन से जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा को फिट कर रहे थे तो एकदम वो जो कर्व था वो इससे एग्जैक्टली क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। तो यहां से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्लैंक ने जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको किस तरह से सॉल्व किया। तो बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी जो इक्वेशन डिराइव इक्वेशन थी उससे इन्होंने क्या किया, सारे लॉ, जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी डिराइव किया और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी क्या किया, डिराइव किया। और जो मैंने आपको बताया था कि रेले जीन्स लॉ, जो कि क्या कर रहा था आपका, लो फ्रीक्वेंसी पे वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल डेटा को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। इन्होंने ये बताया कि जो रेले जीन्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है किसका, प्लैंक लॉ का। इन्होंने इसी इक्वेशन से डिराइव किया। ये जो इनका ये टर्म था इसको इन्होंने एक्सपेंड किया e टू दी पावर x को 1 प्लस x इस टर्म पे। देन इन्होंने माना कि जो x है वो बहुत क्या है, छोटा है, तो हम लोग बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने 1 प्लस x को लिया और इससे इन्होंने देखा और रेले जीन्स लॉ को क्या किया, डिराइव किया। तो इन्होंने बताया कि जो रेले जीन्स लॉ है वो स्पेशल केस ऑफ क्या है, प्लैंक लॉ। तो आप समझ गए होंगे कि प्लैंक ने किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो यहां से भी आया दोस्तों क्वांटाइजेशन वर्ड। तो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दोनों में ही किसका जिक्र किया गया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का जिक्र किया गया। और इसी के आगे फिर धीरे धीरे आना शुरू हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी टर्म। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।